आईडी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो जो भी टूल्स एंड रिसोर्सेज चाहिए वो एक ही जगह पे अवेलेबल करा के मिलती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आईडी बोलते हैं। इंटरनेट के बाद समझ में नहीं आती, मतलब 0101 इस तरह की चीजें में है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं, मशीनरी फॉर्मेट में, उसे केवल मशीन समझ सकता है। तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। आप लोग कंपाइलर क्या याद रखना, कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड है उसे पूरा उठाता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम राहुल सिंह है। आज से हम क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस का थर्ड चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस, ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सी प्लस प्लस है ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, अगर आप किसी और भी बोर्ड से है और जहाँ पे आप लोगों को सी प्लस प्लस ये चैप्टर है तो आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलते बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर में और देखते हैं कि हमें चीज़ों को किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं देखो क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन अबाउट सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखी हुई चीजें हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को हिंदी में चीजों को बताता हूँ। ठीक है, देखो 1979 में जो पहले जो ये व्यक्ति है, इनका नाम है बियरने स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है, इन्होंने सी प्लस प्लस इस लैंग्वेज को डेवलप किया। ठीक है, हम समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, ये चीजें हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझेंगे। हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज था इसे 1979 में बियरने स्ट्रोस्ट्रप इन्होंने डेवलप किया। इनिशियली जो ये सी प्लस प्लस, इसे क्या हम लोग बुलाते थे, सी विट क्लास। मतलब इसको क्या बुलाते थे, सी विट क्लास। मतलब देखो क्या था कि जो पहले सी प्रोग्रामिंग थी उसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग थी, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट सी लैंग्वेज के अंदर नहीं थी। तो 1979 में जो बियरने स्ट्रोस्ट्रप है उन्होंने सी के अंदर कुछ एक्सटेंशन डाले, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने और भी फंक्शनैलिटी सी प्लस प्लस के अंदर इंट्रोड्यूस की। तो इनिशियली इसे हम लोग सी विट क्लास कहते थे। ठीक है, और सी प्लस प्लस ज्यादा फेमस क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए, जो कि हम लोग अपने क्लास 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि अगर कोई व्यक्ति तुमसे पूछता है कि सी प्लस प्लस सबसे पहले किसने डेवलप किया था, तो बियरने स्ट्रोस्ट्रप का नाम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, नाम याद भी नहीं है तो कोई मतलब हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कोई यूपीएससी जैसे एग्जाम तो दे नहीं रहे हो कि जहाँ पे आप लोगों को किसी भी चीजों की हिस्ट्री पूछने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको याद रहता चीजें तो और भी अच्छी बात है। तो सी प्लस प्लस को सबसे पहले बेल लेबोरेटरी के अंदर जो क्या नाम है, बियरने स्ट्रोस्ट्रप है, इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, इनिशियली इसे सीविट क्लास बोलते थे। ठीक है, बाद में इसका नाम बहुत सारे जब फीचर्स ऐड करते गए तो इसको सी प्लस प्लस बोलना स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि हमें और भी क्या चीजें पढ़नी है। तो देखो आईडीई, आईडी क्या होता है, आईडी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आईडी का देखो बेसिकली आप लोग ये समझो कि आईडी एक प्लेटफॉर्म है जहां पे किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो जो भी टूल्स एंड रिसोर्सेज चाहिए वो एक ही जगह पे अवेलेबल करा के मिलती है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को आईडी बोलते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे आईडी के नाम सुने होंगे, जैसे आपने वीएस कोड सुना होगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, इंटेलिजे, फिर स्लीक एडिट, फिर ये ब्लॉक्स, ऐसे बहुत सारे आईडी है। आईडी देखो, आईडी बनाने का मेन पर्पस क्या है कि आपकी इफिशियंसी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे वहां पे जावा भी लग रहा है। ठीक है, और मुझे जावा स्क्रिप्ट भी लग रहा है और भी जो भी लैंग्वेज है लग रहे, तो मैं क्या करूँ, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाऊँ और जो भी मतलब फीचर ऐड करने उस फीचर्स को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखूं, फिर बाद में ऐड करूं। इससे अच्छा है कि कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करके मिल जाए जहां पे हम जितने भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो भी वहां पे क्या कर सके, हम लोग लिख सके, बना सके। इससे क्या होगा, इससे हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी और जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो देखो आईडी एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है जहां पे हम लोग कोड करते हैं। ठीक है, लेकिन कोड करने के साथ साथ जो भी सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में जो रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, जो टूल चाहिए, वो टूल्स भी एक ही जगह पे अवेलेबल करा के देता है। ठीक है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को हम लोग आईडी बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन आईडी और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज अ सॉफ्टवेयर। आईडी क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो कि एप्लीकेशन डेट हेल्प द प्रोग्रामर्स डेवलप सॉफ्टवेयर कोड मोर इफिशिएंटली। मतलब कि जो प्रोग्रामर्स है उसको कोड डेवलप करने में, इफिशिएंटली कोड डेवलप करने में मदद करता है आईडीई। क्यों, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए चाहिए, मतलब जो भी टूल्स
रिसोर्सेज चाहिए वो एक ही जगह पे अवेलेबल करा के देता है। इससे क्या होता है, इससे टाइम कम लगता है, ठीक है, टाइम जो कंज्यूम होने वाली है वो घटती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और कोड इफिशिएंट बनता है, क्योंकि हमें चीजें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह पे मिल जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे आईडी हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत फेमस आईडी कौन सी है, वीएस कोड है, ठीक है, हर एक प्रोग्रामर यूज करता है, ठीक है, आज के समय पे। तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग प्रोग्राम समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है, इससे पहले हम लोग कुछ समझते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, ये एक लड़का है जिसका नाम रोहन है, ठीक है, और ये रोहन के पप्पा हैं, ठीक है, रोहन के पप्पा हैं, ठीक है। रोहन के पप्पा रोहन से कुछ काम कराना चाहते हैं। रोहन के पप्पा जब रोहन से कुछ काम कराना चाहेंगे तो उन्हें क्या उन्हें बताना पड़ेगा ना अपने बच्चों को कि मुझे क्या चाहिए, या फिर जो भी काम है वो काम इस रोहन को बताना पड़ेगा। तो रोहन के पप्पा रोहन को बोलते हैं कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो रोहन के माइंड के अंदर पहले से एक गिलास ऑफ पानी, मतलब कि एक गिलास पानी लेकर आना, इसकी पहले से मेमोरी बनी हुई है, ठीक है। तो जब ये कुछ बोलेंगे तो रोहन का माइंड कुछ चीजें प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद चीजों को समझेगा, फिर उसे ये समझने के बाद जहां भी पानी रखा हुआ है वहां से एक गिलास पानी भरेंगे और फिर पप्पा को लाके देंगे, ठीक है। तो रोहन के पप्पा ने रोहन को क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, क्या करने के लिए, पानी लाने के लिए, ठीक है। वैसे ही प्रोग्रामर या यूजर कंप्यूटर से कुछ भी काम कराना है, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे उस कंप्यूटर सिस्टम को बताना पड़ेगा कि उसे क्या करवाना है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच इज गिवन बाय द यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कंप्यूटर को कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है जो कि किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्राम बोलते हैं। जैसे रोहन के पापा रोहन को कोई स्पेसिफिक काम बताए ना, क्या बताए कि एक गिलास पानी लेकर आओ, ठीक है। तो एक गिलास पानी लेकर आओ, इसके लिए क्या किया, उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया अपने बच्चों को, रोहन को, और रोहन उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया और पापा के लिए एक गिलास पानी लेकर आकर पापा को दिया, ठीक। वैसे ही कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है अपने काम को करवाने के लिए। तो जो इंस्ट्रक्शन अपने काम को कराने के लिए यूजर कंप्यूटर सिस्टम को देता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। देखो, अ प्रोग्राम कैन रिफर टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब कि कंप्यूटर सिस्टम को ऐसा इंस्ट्रक्शन देना कि जो किसी एक पर्टिकुलर का जो भी वर्क है उसे परफॉर्म करके दे दे। देखो यहाँ पे हम लोग मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग जैसी चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, जो भी बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग अपने जो भी हम बीएससी या फिर बीटेक वगैरह कर रहे होंगे तो वहां पे चीजें और भी बेहतर तरीके से मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग जैसी चीजें भी सीखेंगे, ठीक है। तो रोहन के पापा ने भी स्पेसिफिक काम दिया था, वो काम क्या था, वो काम ये था कि रोहन एक गिलास पानी लेकर आओ। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम को कोई भी काम करवाना है तो यूजर को क्या करना पड़ेगा, यूजर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे उस काम को करवाने के लिए, जो काम वो करवाना चाहता है कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या हुआ, प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं किसी भी काम को करवाने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रोग्राम क्या होते हैं। अब हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। हम लोग आज आज हमारे इंडिया में करीबन बहुत सारे लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कहीं पे हिंदी, गुजराती, मराठी, ठीक है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस है जो हमारे इंडिया में बोली जाती है। हो सकता है रोहन के पापा अगर नॉर्थ इंडिया के हैं तो हिंदी में बोले होंगे अपने बच्चों को कि बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ। अगर महाराष्ट्र से होते तो मराठी में बोलते अपने बच्चों को कि जो भी उनके लैंग्वेज हैं, ठीक है। देखो मुझे मराठी नहीं आती, आई एम सॉरी फॉर डेट, ठीक है। तो ये जो इनके पापा हैं ये मराठी में बोलते अपने बच्चों के गिलास पानी लेकर आने के लिए, ठीक है। अगर गुजराती होते तो गुजराती में बोलते। तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज इज नथिंग बट द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि हम अपने फीलिंग और हमारे जो भी विचार हैं, ठीक है, जो आइडियोलॉजी हम एक दूसरे तक पहुंचा सके, ठीक है। मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब मीडियम होता है अपने विचार, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फीलिंग को दूसरों तक पहुंचाने की, ठीक। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी अलग अलग लैंग्वेज है कंप्यूटर सिस्टम से काम करवाने की, ठीक है। हो सकता है कि रोहन के पापा गुजराती में बोलते अपने बेटे को एक गिलास पानी लेकर आने के लिए, ठीक है। और अगर रोहन के पापा अगर कहीं साउथ साइड से होते हैं तो तमिलनाडु में जो भी लैंग्वेज चलती है तमिल या उस लैंग्वेज में अपने बच्चों को बोलते हैं, ठीक। वैसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उन लैंग्वेजेस की मदद से कंप्यूटर सिस्टम से काम करवाया जाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है,
अलग अलग मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, हम समझते हैं कि सोर्स और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। देखो सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड इस तरह के मतलब चीजें होती है, मतलब इस तरह के सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग अपने जब C++ पढ़ेंगे तो उसमें हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा होगा यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है, देखो मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ। फिर इंट मैन लिखा होगा और यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट दिया होगा और यहाँ पे लिखा होगा सी आउट, जो भी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि ह्यूमन रीडेबल होते हैं, क्योंकि आप लोग हैच इंक्लूड ये पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। इंक्लूड मतलब इंक्लूड करना, आईओ स्ट्रीम, ये सब क्या चीजें हम समझेंगे, लेकिन जब मैं इसे रीड करूंगा तो मैं रीड कर पाऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सोर्स कोड बोलते हैं। और ठीक है, एक होता है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जो कि कंप्यूटर सिस्टम समझता है। कंप्यूटर सिस्टम कौन सा लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी लैंग्वेज क्या होते हैं, 0 और 1। वो कौन सा लैंग्वेज समझता है, 0 1 0 1 0 1 0, वो केवल बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, देखो बाइनरी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से तो बहुत डेप्थ में तो नहीं बता सकता क्योंकि आज हमारा C++ का चल रहा है, लेकिन हम लोग बाइनरी लैंग्वेज को किस तरीके से समझ सकते हैं, एक स्विच की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, जब आप स्विच को ऑन करते हो, ठीक है, मान लो कि आपको पंखा चलाना है। ठीक है, पंखा चलाना है तो पंखा चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। तो जब आप स्विच ऑन करोगे तो उसे 1 से डिनोट कर दिया जाएगा, और जब आप स्विच को ऑफ करोगे तो उसे 0 से मतलब डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो बाइनरी लैंग्वेज इज नथिंग बट एक ट्रांजिस्टर होते हैं जो कि ऑफ और ऑन होते हैं। जब वो ऑन होता है तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वो ऑफ होता है तो उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो भी हम अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अपने ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में देते हैं तो वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जाता है और चीजों को 0 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो 0 1 के फॉर्मेट में जो चीजें होती है उसे ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट कोड। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोग को सोर्स एंड ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड देखो हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये देखो ये सी लैंग्वेज है। ठीक है, तो आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंट में लिखा है, प्रिंटफ लिखा है, हेलो वर्ल्ड लिखा है, रिटर्न 0 किया है। ठीक है, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि चीजें पढ़ के, क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है तो आप इन चीजों को पढ़ सकते हो, लेकिन इसे 0 1 0 1 1 0 ये पढ़ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो जो चीजें ह्यूमन को पढ़ने के बाद समझ में आती है, ह्यूमन रीडेबल है, तो इसे बोलते हैं सोर्स कोड। और जब ह्यूमन को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आती, मतलब 0 1 0 1 इस तरह की चीजें में है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं, मशीनरी फॉर्मेट में, उसे केवल मशीन समझ सकता है, तो इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोलते हैं इसे, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, चलते हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि हमें और भी क्या चीजें पढ़नी है। ट्रांसलेटर पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसलेटर इन प्रोग्राम। देखो ट्रांसलेटर क्या होता है, एक हम फिर से रोहन का एग्जाम्पल लेते हैं, और ये रोहन है और रोहन चले गया अमेरिका। वहां पे उसे एक दोस्त मिला जिसका नाम सोहन है, लेकिन रोहन को केवल हिंदी आती है। ठीक है, इसे क्या आती, केवल हिंदी आती है, और सोहन को क्या आता है, केवल इंग्लिश आती है। ठीक है, अब रोहन को हिंदी आती है, सोहन को इंग्लिश आता है। रोहन अपनी बातों को इस तक नहीं समझा पा रहा है और ये अपनी बातों को इस तक नहीं समझा पा रहा है। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो। तो वो क्या करेगा, उस वहां पे वो एक मीडिएटर की तरह काम करेगा, ट्रांसलेटर की तरह काम करेगा, जो कि हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसकी बातों को उसको तक समझाएगा। जब वो इंग्लिश में बोलेगा तो इसकी बातों को कन्वर्ट करके इस तक समझाएगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे ट्रांसलेटर की जरूरत है, जैसे समझ लो मेरा ही नाम राहुल, मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों आती है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी बातों को उस तक पहुंचाऊंगा, वो जो बोलेगा रिप्लाई में उसकी रिप्लाई को मैं इस तक पहुंचाऊंगा। तो इससे क्या होगा, ये दोनों अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे ही
कंप्यूटर और यूजर एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 होता है, ठीक है। और ह्यूमन कौन सा लैंग्वेज समझता है? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जो कि हम इंग्लिश होती है, गुजराती होती है, इन सब लैंग्वेज को समझते हैं, जो कि कंप्यूटर सिस्टम नहीं समझता। कंप्यूटर को केवल एक ही लैंग्वेज आती है, वो कौन सी लैंग्वेज है? बाइनरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो हमें क्या है? हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत है जो कि ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद मशीनरी सिस्टम को दे, मशीनरी कुछ उस पर प्रोसेस करे और जो रिप्लाई दे उस रिप्लाई को कन्वर्ट करके हमारे लैंग्वेज में दे, ताकि हमें भी वो चीजें समझ में आए, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या होता है? इट इज ए प्रोग्राम। ट्रांसलेटर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है डेट ट्रांसलेट्स अ सोर्स कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड। मैं अभी पिछले स्लाइड में आप लोग को बताया कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, ठीक है। जो भी हम प्रोग्राम, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं इंग्लिश में देते हैं, ठीक है, उस लैंग्वेज को वो कन्वर्ट करते हैं मशीनरी लैंग्वेज में। मशीनरी लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा सोर्स कोड है उसे किस में कन्वर्ट करता है? ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? ट्रांसलेटर प्रोग्राम बोलते हैं। मतलब वो प्रोग्राम जिसे ट्रांसलेट किया जाए किसमें? सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझा होगा कि ट्रांसलेटर क्या होता है, ठीक है। ट्रांसलेटर के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। देखो यहाँ पे ट्रांसलेटर के टाइप दिए हुए, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, फिर असेंबलर है, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसलेटर के टाइप से, ठीक है। आई होप आप लोग को समझा होगा। देखो यहाँ पे ये लैंग्वेज है, ये कुछ कोडर है जो कि कोड कर रहा है, फिर बाद में ट्रांसलेटर क्या कर रहा है? इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम कौन से लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, जो कि 0 और 1 होता है। 0 1 इज नथिंग बट द स्विच की तरह आप ट्रीट कर सकते हो। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उसे ऑफ करेंगे तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलते बिना टाइम वेस्ट के अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और चीजों को समझते हैं। देखो यहाँ पे कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है और असेंबलर क्या होता है, इससे पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे आके चीजों को समझेंगे। ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो कि C++ में दिया है। मैं इसे समझाता हूँ और समझने की कोशिश करो, और ध्यान याद रखना ये जो हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये एक फॉर्मेट, एक सिंटेक्स, ये सिंटेक्स आप लोग अपने माइंड में सेव कर लेना, ठीक है। देखो क्या लिखा है? हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो ये हैच इंक्लूड इसको बोलते प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या बोलते हैं इसे? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। और ये जो आईओ स्ट्रीम है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? हेडर फाइल। क्या बोलते हैं? हेडर फाइल, ठीक है। और ये जो आप लोग को इंट मेन, ये क्या है? ये वेयर द प्रोग्राम गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, ठीक है, हम समझेंगे, ठीक है। और ये सी आउट है जो कि क्या करता है? कंप्यूटर, देखो सी आउट और एंगुलर ब्रैकेट डबल कोटेशन के अंदर जो भी चीजें लिखते हो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करके देता है। तो ये क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है। प्रिंट टू स्क्रीन, स्क्रीन जब बोल रहा हूं तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रिटर्न 0 क्या बताता है? कि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। जब भी आप रिटर्न 0 लिखोगे तो प्रोग्राम शुड बी टर्मिनेट, ठीक है। देखो हैच इंक्लूड क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आईओस्ट्रीम क्या है? हेडर फाइल है, ठीक है। जब भी आप ये क्या है? C++ का फर्स्ट प्रोग्राम सिंटेक्स है। आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है C++ का, ठीक है, जिसकी मदद से आप लोग कोडिंग करोगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप ये प्रोग्राम लिखोगे हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम इंट मैन, फिर इसके अंदर std डबल कोलन सी आउट, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर रिटर्न 0, तो क्या होगा आप समझते हैं। देखो हैच इंक्लूड क्या है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। आईओस्ट्रीम क्या है? हेडर फाइल है, ठीक है। अब इसका मतलब हम लोग इसके बाद समझेंगे। जब आप ये प्रोग्राम इस तरीके से लिख कर, ठीक है, रन करोगे तो जो प्रोग्राम सबसे पहले रन होना स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। तो इंट मेन क्या बताता है? कि वेयर द प्रोग्राम इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, मतलब कि इंट मेन ये बताता है कि यहां से प्रोग्राम आप लोगों का एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो कंपाइलर कहां से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है? यहां से, इंट मेन से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेगा तो वो जाएगा यहाँ पे std, फिर डबल कोलन सी आउट, ठीक है। तो सी आउट, अब सी आउट क्या करेगा इसके बारे में तो हम लोग डिफाइन नहीं किए ना कि सी आउट क्या करता है। सी आउट एक प्रकार का क्लास है, ठीक है, एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। ये क्या, कौन सा फंक्शन ये फंक्शन क्या काम करता है? ये कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी, देखो
क्या होता है, सी आउट लिखोगे और ये एंगुलर ब्रैकेट और इस डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखोगे, ठीक है, जो भी लिखोगे वो क्या करेगा, आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। तो सी आउट क्या करता है, प्रिंट करने का काम करता है, लेकिन सी आउट प्रिंट करने का काम करता है ये तो हमने अपने कोड में बताया नहीं है। तो इसका प्रोग्राम कहाँ लिखा हुआ है, तो इसका प्रोग्राम हेडर फाइल में लिखा हुआ होता है। कहाँ पे लिखा हुआ होता है, हेडर फाइल में लिखा होता है, जिसे हम लोग हैच इंक्लूड इस प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की मदद से क्या कर रहे हैं, इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं, जिसके अंदर सी आउट, सी इन, इस तरीके के जो भी हमारे फंक्शन है उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी इस हेडर फाइल में लिखी हुई होती है, ठीक है। आज जब आप रिटर्न जीरो करते हो, रिटर्न जीरो मतलब देखो ये इंट एक डेटा टाइप है, ठीक है, तो ये डेटा टाइप कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, ठीक है। तो जब आप यहां से कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे होते हो तो आप लोग को लिखना पड़ता है रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो का मतलब होता है कि हमारा प्रोग्राम यहां से टर्मिनेट हो गया, मतलब कि खत्म हो गया, इसके आगे हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना। तो रिटर्न जीरो का मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक है। अब सुनो, इसका नाम मैं आप लोगों को क्या बताया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बताया। मतलब कि इंट मेन को प्रोसेस होने से पहले ये प्रोसेस होगा, कौन, हैच इंक्लूड, ये हैच इंक्लूड प्रोसेस होगा। प्रोसेस होगा क्या, आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी है, ठीक है। आईओ स्ट्रीम क्या है, एक प्रकार का हेडर फाइल है, जहां पे सी आउट के कोड लिखे हुए, सी इन के कोड लिखे हुए, क्लियर स्क्रीन करने के कोड लिखे हुए हैं, ठीक है, गैच के कोड लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो हमारी फंक्शनैलिटी है उनकी कोड लिखी हुई है, ठीक है। तो जब आप इन कोड को इंक्लूड करोगे तो ये कोड को भी क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। लेकिन ये प्रोसेस करने का काम कौन करता है, ये प्रोसेस करने का काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देखो यहाँ पे चीजें बहुत डेप्थ में तो नहीं बताई जा सकती, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, वहां पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोग को एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि एक यूजर है और एक कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है। यूजर कंप्यूटर से इंटरेक्ट करना चाहता है, लेकिन यूजर को कौन सा लैंग्वेज आता है, यूजर को आता है ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, जो भी हमारी इंग्लिश है, ठीक है, वो आती है। कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज आता है, बाइनरी लैंग्वेज आता है, ठीक है। तो कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा, इंटरेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, जो कि इसके लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है, इसकी लैंग्वेज को इसमें कन्वर्ट करता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे चीजों को दिखाता है, जिससे कंप्यूटर और यूजर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, ठीक है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार के इंटरफेस का काम करता है। किसका काम करता है, इंटरफेस का, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया, जैसे ही आप लोग प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तो कंपाइलेशन का काम कहां से चालू होता है, मेन प्रोग्राम से चालू होता है। ये चीजें रीड करने के बाद, ठीक है, ये मेन प्रोग्राम करता है। लेकिन इससे पहले क्या लिखा हुआ है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, मतलब कि मेन कोड को रन होने से पहले ये कोड रन होता है। लेकिन ये कोड कौन रन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। क्यों, क्योंकि आईओ स्ट्रीम ये एक प्रकार के हेडर फाइल है। हेडर फाइल के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी कोड के फॉर्म में लिखी हुई है। उस कोड को कोड के फॉर्म में लिखी हुई तो मतलब उसको भी कुछ रिसोर्सेज चाहिए। जब मैं रिसोर्सेज बोल रहा हूँ तो कंप्यूटर का सीपीयू हो गया, उसकी मेमोरी हो गई, इस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं किसी भी कोड को रन होने के लिए, ठीक है। अब इसे तो कंपाइलर रन कर रहा है, तो इसे जो रिसोर्सेज चाहिए कंपाइलर जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा और उसको वो रिसोर्सेज अवेलेबल करा के देगा। लेकिन हैच इंक्लूसिव प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्ट रन करता है और इसे जो रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि आईओएसटी में हेडर फाइल है, इस हेडर फाइल को क्या लगता है, इसके अंदर बहुत सारे कोड लिखे हुए हैं, तो उस कोड को चाहिए रिसोर्सेज, तो वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये हैच इंक्लूड किस लिए यूज करते हैं, ये हैच इंक्लूड को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हैच इंक्लूड ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जितने भी हेडर फाइल है उनको इंक्लूड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और जब भी आप इंट मेन लिखते हो तो मेन जो भी फंक्शनैलिटी है वहां से आप लोगों की प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होती है, जो कि आपका कंपाइलर रन करता है, ठीक है। सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। हम लोग समझेंगे कंपाइलर क्या, ये सब चीजें भी समझेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए कि प्रोग्राम का, अगर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर पता है तो मैं आप लोगों को जब कंपाइलर, इंटरप्रेटर और फिर असेंबलर ये समझाऊंगा तो आप लोगों को चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो आई होप आप लोग को समझा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं फिर से बता दूं, हैच इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। मतलब कि ये मेन प्रोग्राम, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे, मतलब वीएस कोड पे आप चीजों को रन करोगे तो कंपाइल होना चालू होता है, तो मेन प्रोग्राम से कंपाइलेशन चालू होता है। लेकिन इसके ऊपर की चीजें तो रन नहीं होती, इसे कौन प्रोसेस करेगा, तो इसे प्रोसेस करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आईओ स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे हेडर फाइल है, हेडर फाइल के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, जैसे सी आउट, सी इन, इनके प्रोग्राम लिखे हुए। तो इन प्रोग्रामों को भी क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, मेमोरी चाहिए, सीपीयू चाहिए, ठीक है। तो इनको वो चीजें अवेलेबल कराने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब कि जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं उनको रन करने का काम किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। फिर
आपका मेन प्रोग्राम कहाँ से कंपाइल होगा, यहाँ से चालू होगा। जो भी फंक्शनैलिटी है सी आउट, मतलब सी आउट क्या करता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी डबल कोटेशन के अंदर चीजें लिखी हुई उसे प्रिंट करके स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है, ठीक है। और रिटर्न जीरो क्या बताता है कि यहाँ से मेरा प्रोग्राम एक ये हो गया, टर्मिनेट होगा। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी चीजें रिटर्न नहीं कर रहे। देखो हम लोग रिटर्न जीरो ये जो चीजें ना, इसे हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो और भी बेहतर तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब फिर आप लोगों को यहाँ पे ये पेरेंथेसिस दिखा रहा है। पेरेंथेसिस के अंदर हम आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट और ये रिटर्न, इस तरह की चीजें हम अपने फंक्शन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बस इतना याद रखना कि रिटर्न जीरो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। इंट मेन क्या करता है कि यहाँ से प्रोग्राम हमारा जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। और ये पेरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, ठीक है। और सी आउट क्या करता है, हमारा कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी चीजें है उसको प्रिंट करने का काम करता है। लेकिन मैं अब तक स्टैंडर्ड एसटीडी और ये डबल कोलन, मतलब डबल कोलन जो है इसके बारे में नहीं बताया। किसके बारे में? स्टडी, स्टैंडर्ड, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड, और ये डबल कोलन। देखो हम जब भी, ठीक है, क्लासेस यूज करेंगे, ठीक है, जब भी हम स्टैंडर्ड फंक्शन यूज करेंगे, जैसे सी आउट हो गया, इंडल हो गया, ठीक है, सी इन हो गया, तो हमें उसके साथ साथ क्या लिखना पड़ेगा, बार बार स्टडी डबल कोलन। क्यों? क्योंकि हम लोग सी आउट, ये सी आउट क्या है, एक प्रकार का क्लास है। तो हम जब भी कोई क्लास यूज करेंगे, ठीक है, तो हमें बार बार क्या लिखना पड़ेगा, स्टडी डबल कोलन सी आउट, ठीक है। अगर हमें सी इन लिखना है, सी इन क्या करता है, यूजर इनपुट लेने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग इनपुट बेस्ड जब प्रोग्राम करेंगे तो मैं वहां पे भी आपको सी इन के बारे में और भी डेप्थ नॉलेज दूंगा, लेकिन ठीक है अभी यहाँ पे समझो। जब भी, क्योंकि सी इन क्या है, सी इन भी एक प्रकार का क्लास है, तो जब भी मैं उसे भी यूज करूंगा, ठीक है, तो मुझे स्टीडी डबल कोलन ये लिखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे प्रोग्राम में एसटीडी बार बार ये चीजें ना लिखना पड़े, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे, ठीक है। वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, यूजिंग नेम स्पेस। ये यूजिंग क्या है आप लोगों का, यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। और इसको रन करने का काम कौन करता है, इसे रन करने का काम कौन करेगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। और नेम स्पेस स्टैंडर्ड, इसके अंदर स्टडी ये बार बार ना लिखना पड़े, इसके पूरे के पूरे प्रोग्राम लिखे हुए, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। तो देखो जब मैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड यूज किया तो यहाँ से स्टडी डबल कोलन ये गायब हो गया। क्या हुआ, ये गायब हो गया, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोग्राम में बार बार एसटीडी डबल कोलन ये ना लिखना पड़े, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। आई होप आप लोग को ये प्रोग्राम समझा होगा। ये प्रोग्राम क्या करना चाहते हैं, हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम। हैच इंक्लूड क्या है, एक प्रकार का प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आयोस्ट्रीम क्या है, आयोस्ट्रीम क्यों यूज करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हेलो वर्ल्ड ये मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होकर दिखाए। तो सी आउट का पूरा प्रोग्राम किसके अंदर लिखा हुआ है, आयोस्ट्रीम के अंदर लिखा हुआ है। यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि मेरे जितने भी क्लास है सी आउट और सीन, इसके साथ स्टडी डबल कोलन ये ना लिखना पड़े। तो इसे रेक्टिफाई करने के लिए मैंने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड ये लिखा है, ठीक है। इंट मेन के लिए, क्योंकि यहाँ से मेरा प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। और सी आउट डबल एंगुलर ब्रैकेट डबल कोलन के अंदर जो भी चीजें लिखूंगा वो क्या होगा, मुझे प्रिंट होकर दिखाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, सॉरी ये गलत तरीके से, ये इतना ही दिखाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड ऐसे दिखाएगा, ठीक है। अभी हम लोग वो प्रोग्राम भी रन करेंगे, ये तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। और रिटर्न जीरो क्यों हम लोग लिखे हैं, रिटर्न जीरो ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ से टर्मिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू हम लोग रिटर्न करके नहीं दे रहे, इसलिए जीरो लिखे, ठीक है। अब रिटर्न क्या है, इंट मेन, ये सब क्या है, ये हम अपने फंक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या याद रखना कि इंट मेन एक मेन फंक्शन है जहां से प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझा होगा। चलते हम अपने पीछे, क्या पढ़ना था हमें, ध्यान से देखो, ये सब हो चुका था, हमें पढ़ना था कंपाइलर। अब देखो मैंने जो कोड लिखा है, क्या लिखा था, हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, फिर उसके बाद लिखा था इंट मैन, फिर पेरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रैकेट लिखा था, वहां पे लिखा था सी आउट हेलो वर्ल्ड, फिर ये सेमीकोलन, उसके बाद लिखा था रिटर्न जीरो सेमीकोलन, ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है, ये जो प्रोग्राम है ये सभी प्रोग्राम को एक साथ लेगा और उससे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब कि जितने भी प्रोग्राम है उसे क्या करता है, एक साथ उठाता है और किसमें, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या काम करता है, देखो, अ कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटायर सोर्स कोड, मतलब ये जो पूरा का पूरा सोर्स कोड है इसे किस में कन्वर्ट करेगा, इससे 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर चीजों को, जितने भी प्रोग्राम लिखे हुए, मतलब जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ उठाता है, उससे
मशीनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। देखो प्रोग्राम इनटू द मशीन कोड क्या करता है, पूरा का पूरा इंटायर सोर्स कोड को मशीन कोड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फिर क्या लिखा, द आउटपुट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब जैसे ही इसे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, इसके बाद और चीजों का भी रोल है जो कि हमें इतने डेप्थ में नहीं जाना है। वहां उसके बाद क्या होता है, इसे एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में 0-1 को एक लिंकेज करके होता है, वो इसे उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, हमें वहां पे नहीं जाना। ठीक है, तो इससे क्या करता है, और भी 0-1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जो भी हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को रन करने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, वो सब चीजें अवेलेबल करा के दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करता है, आप लोग को कंपाइलर क्या याद रखना है, कंपाइलर क्या करता है, जो भी हमारा सोर्स कोड है उसे पूरा उठाता है और किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आप लोगों का 0-1-1-1-0-1 इस तरीके की चीजें में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, अब देखो कंपाइलर का क्या काम करता है, कंपाइलर का यूज क्या किस लिए किया जाता है। कंपाइलर क्या करता है, सिंटेक्स एरर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं अपना प्रोग्राम लिखूं, हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम था, देखो मैं जाता हूं, आप लोगों को चाहता हूं कि आप लोग ये प्रोग्राम देखो। ठीक है, मैं इसे रफ करता हूं। देखो मेरा ये प्रोग्राम को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, हैच इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, यहाँ पे क्या लिखा है, सेमीकोलन लिखा, इंट मैन, फिर करली ब्रैकेट सी आउट। मान लो कि हमारा कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सिंटेक्स एरर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, सिंटेक्स एरर मतलब क्या, यहाँ से सेमीकोलन गायब कर दोगे तो एरर दिखाने लगेगा, या तो आप सी आउट लिखो, इसकी स्पेलिंग में मिसमैच हो गया तो एरर दिखाने लगेगा। मतलब कि ये सिंटेक्स एरर फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो हमारा C++ जो लैंग्वेज है वो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब कि कंपाइलर C++ के जो भी सिंटेक्स है उस सिंटेक्स को चेक करता है और देखता है कि उस सिंटेक्स सही तरीके से लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, अगर सिंटेक्स में मिस्टेक हुआ तो क्या करेगा, एरर देना चालू करेगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर प्रोग्राम के सिंटेक्स को चेक करता है। ठीक है, तो चलते हम अपने लेक्चर में और देखते हैं कि क्या आप लोग को ये चीजें समझ में आएगा। देखो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज यहाँ पे कौन कौन से, सी है, C++ और रस्ट। ये जो लैंग्वेज है ये कैसे लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज क्या चेक करता है, एरर में सिंटेक्स एरर को चेक करता है। तो सिंटेक्स एरर को चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है, कंपाइलर यूज किया जाता है। तो इस तरह के कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक सी है, C++ है और रस्ट है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझेगा। देखो मैं इसके बाद चीजों को थोड़ा प्रोग्राम करके बताऊंगा कि कंपाइलर बेस एरर क्या होता है और क्या बोलते हैं इंटरप्रेटर मतलब रन टाइम एरर क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या दिया है, एडवांटेज दिया है, जो कि कंपाइलर का एडवांटेज क्या है कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ लेता है और उसे एग्जीक्यूट करके मशीनरी कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये काफी ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, फास्टर एग्जीक्यूशन, मतलब कि जो भी कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनके एग्जीक्यूशन काफी ज्यादा फास्ट होते हैं। तो C++ एक फास्ट लैंग्वेज भी है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि रिक्वायर एन एक्स्ट्रा स्टेप टू कंपाइल। देखो जैसे ही आप इसे मशीनरी कोड में कन्वर्ट करते हो तो फिर इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब इसे एक्स्ट्रा स्टेप लगते हैं। ठीक है, और क्या है डिसएडवांटेज, डिबगिंग एंड हार्डर एंड एरर। देखो इसे डिबग करना और इसके एरर को फाइंड करना मुश्किल होता है। अगर मान लो कि हमारा प्रोग्राम 500 लाइन का है, ठीक है, हमने उससे पूरे को पूरे उठा के एग्जीक्यूट कर दिया, अब हमारे पास एरर आए तो बहुत सारे एरर आएंगे, तो उसे आइडेंटिफाई करना फिर उस एरर को डिबग करना ये मुश्किल होगा। ठीक है, तो ये चीजें डिसएडवांटेज क्या है कि अगर एरर वगैरह आ गया तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, एरर फाइंड करना फिर उसे रिजोल्व करना। ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब देखो एक होता है इंटरप्रेटर। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, अब मैं कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे सोर्स कोड को उठाता है, उसे क्या करता है मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक एक लाइन को उठाएगा, इसे उठाएगा फिर इसे मशीनरी कोड में कन्वर्ट करेगा और फिर एरर चेक करेगा, फिर एक लाइन को उठाएगा फिर इसे मशीनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर उसी एग्जीक्यूशन के समय ही एरर को भी चेक करता है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को उठाता है, एक एक स्टेटमेंट को उठाता है, उसे क्या करता है मशीनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इंटरप्रेटर का काम है। ठीक है, देखो क्या लिखा, एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। क्या मैं बताया ना कि लाइन बाय लाइन चीजों को उठाता है, उसे मशीनरी कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीनरी कोड बोल रहा हो तो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो क्या करता है, जितने भी स्टेटमेंट है मतलब जो भी हम लोग लाइन लिखे हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उस एक स्टेटमेंट को उठाता है, उसे मशीनरी कोड में कन्वर्ट करेगा। ये काम कौन करता है, इंटरप्रेटर करता है। ठीक है,
फिर देखो क्या लिखा है, इट डज नॉट प्रोड्यूस, मतलब ये कोई ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कि हमारा कंपाइलर वो जो एक्स्ट्रा स्टेप प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, ये काम इंटरप्रेटर नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही लिखा कि इंटरप्रेटर रीड द लाइन एंड लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है, उसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें पढ़ लेना। देखो यहाँ पे मैं एक यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, सोर्स कोड, मतलब जो भी हमारा सोर्स कोड है उसके लाइन बाय लाइन को कोड को उठाएगा, फिर उसे आउटपुट देगा। आउटपुट मतलब क्या है, ये आउटपुट का मतलब है कि मशीनरी कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। देखो लाइन बाय लाइन को, एक मिनट, देखो क्या करता है, सोर्स कोड को इंटरप्रेटर पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, फिर प्रोसेस करता है, जो भी आउटपुट होता है वो भी आउटपुट भी दिखाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान समझने वाली चीजें क्या है वो देखो, पहले सोर्स कोड क्या करेगा, इंटरप्रेटर सोर्स कोड का एक लाइन ऑफ कोड को उठाएगा, मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को उठाएगा, उसे क्या करेगा, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर क्या करेगा, फिर से जाएगा सोर्स कोड का दूसरा लाइन उठाएगा, फिर मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। मतलब कि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को उठाता है, उसे क्या करता है, मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब इंटरप्रेटर और क्या बोलते हैं कंपाइलर में डिफरेंस क्या है, देखो कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे कोड को एक साथ उठाता है, फिर उसे एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, ये काफी ज्यादा फास्ट होता है कंपाइलर, ठीक है। और जब एरर वगैरह जब ज्यादा आते हैं तो उसे आइडेंटिफाई करना, इसमें क्या बोलते हैं, टाइम कंजम्पशन लगता है। अब इंटरप्रेटर क्यों अच्छा है, इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को उठाता है, फिर उसको पूरा एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी कन्वर्ट करता है, फिर जो भी उसके एरर आते हैं उसे एरर भी उसी लाइन ऑफ कोड में ही दिखा देता है। इससे क्या होता है, इससे एरर आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है, क्योंकि एक ही बार में पता चलता है कि इस लाइन में एरर है, ठीक है। लेकिन कंपाइलेशन एरर में, कंपाइलेशन मतलब जो कंपाइलर बेस्ड कोड होता है उसमें क्या होता है, पूरे कोड को उठाता है, फिर अचानक एग्जीक्यूट करता है, एरर आता है, उस एरर को दिखा देता है। मतलब हो सकता है बहुत सारे एरर आए, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उस एरर को रिजोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखो कंपाइलर किस तरह का एरर देता है, सिंटेक्स एरर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर सिंटेक्स एरर नहीं देता, ये लॉजिकल एरर देता है। कैसा एरर देता है, लॉजिकल एरर, ठीक है, या फिर कंडीशनल एरर देता है, ठीक है। आपने कोड लिख रहे हो, कोड के लॉजिक्स में कुछ गलती हो गई तो लॉजिकल एरर देगा, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को 2/0 मतलब किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप 2 को, सॉरी, ठीक है, सॉरी, जैसे हमें पता है कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब आप लोग क्या करोगे, 2 को 0 से डिवाइड कर दोगे, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, उसे एरर देना चालू करेगा। जबकि आप कंपाइलर बेस्ड जो प्रोग्राम होते हैं वहां पे अगर नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो कोई भी एरर नहीं देता, ठीक है। तो ये फर्क होता है कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम और इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्राम में, ठीक है। अब इंटर बेस्ड प्रोग्राम कौन कौन से, पाइथन है, आपका जावा स्क्रिप्ट है और रूबी है। ये कैसे लैंग्वेज है, ये इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। आई होप आप लोग को चीजें समझा होगा। और हमारा इसका एडवांटेज क्या है कि इससे जो भी एरर आते हैं इसका एरर आइडेंटिफिकेशन इजिली हो जाता है, ये इसका एडवांटेज है। और डिसएडवांटेज ये है कि ये कंपाइलर से काफी ज्यादा स्लो होता है, ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज है। क्यों स्लो होता है, क्योंकि लाइन बाय लाइन कोडों को ये करता है ना, एग्जीक्यूट करता है, तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है। और देखो लास्ट बचा हमारा असेंबलर। असेंबलर एक प्रकार का मिडल लेवल लैंग्वेज होता है, आप लोग पढ़ोगे जब क्लास 12 में जाओगे 8085, ठीक है। तो वहां पे आप लोग असेंबली बेस्ड लैंग्वेज पढ़ोगे, तो असेंबली बेस्ड लैंग्वेज को मशीनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर लगते हैं। सेम ये कंपाइलर जैसा ही होता है, ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है असेंबलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू द मशीन कोड। ये देखो आप लोगों का असेंबली लाइक लैंग्वेज है, मूव एक्स कॉमा 5 इंटू एक्स, इस तरीके के फॉर्मेट में जो भी लैंग्वेज लिखे हुए होते हैं उसे असेंबली बेस्ड लैंग्वेज बोलते हैं। और इस लैंग्वेज को मशीनरी कोड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, असेंबलर करता है। तो आई होप आप लोग को समझा होगा कि असेंबलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, और क्या बोलते हैं हमारा कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंटेक्स में आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोग को चीजें समझा होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जो मैं अभी आप लोग को बताया कि इंटरप्रेटर कैसा एरर देता है, वो लॉजिकल और कंडीशनल एरर देता है, जबकि हमारा
जो कंपाइलर बेस जो प्रोग्राम है, मतलब कंपाइलर, वो क्या करता है, वो सिंटेक्स बेस एरर देता है। ठीक है, तो मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम पे और चीज़ों को करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आप लोगों को देखो दिखाई दे रहा है इंक्लूड आयो स्ट्रीम, फिर इंट मैन, फिर std सी आउट, फिर जो भी लिखा हुआ है उस एंगुलर ब्रैकेट के डबल कोटेशन के अंदर। ठीक है, वो चीज़ें हमें प्रिंट होकर, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे स्टडी फिर डबल कॉलन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्टडी डबल कॉलन दिखाई दे रहा है, क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं हम लोग, नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी आप लिखोगे, अब हमें क्या स्टडी डबल कॉलन की जरूरत नहीं है, तो ये हमें हटा दो। ठीक है, और ये सी आउट फिर एंगुलर ब्रैकेट, इस डबल कॉलन के अंदर आप जो चीजें लिखोगे वो चीजें आप लोगों के कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट होके दिखाई देगी। ठीक है, तो आप लोगों को देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। क्या लिख देता हूँ मैं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखो जब हेलो वर्ल्ड लिखूंगा तो मेरे कंप्यूटर यहाँ पे देखो ना, आउटपुट जहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि कंपाइलेशन एरर क्या होता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से कोलन, मतलब कि जो सेमी कोलन है वो हटा दिया, अब देखो ये एरर देना चालू करेगा। ध्यान से देखो क्या लिखा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, देखो यहाँ पे सेमीकोलन मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरह का एरर देना चालू करेगा, मतलब कि कंपाइलर, क्योंकि सी प्लस प्लस में आप लोगों को बताया ना कि सी प्लस प्लस कैसा लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। ठीक है, तो क्या कैसे एरर देते हैं, वो कंपाइलेशन एरर देते हैं, मतलब कि वो सिंटेक्स बेस्ड एरर देते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा और फिर रन करूंगा तो ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ रहा होगा। ठीक है, देखो फिर से दिखाता हूँ। देखो सेमी यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे सेमीकोलन फिर से हटाता हूँ। सेमीकोलन हटाया, जब सेमीकोलन हटाया और फिर रन किया तो मुझे क्या पता चला कि यहाँ पे कुछ तो एरर दे रहा है। क्या दे रहा है, सी आउट हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि ये कुछ तो यहाँ पे मिस्टेक, क्या मिस्टेक है, ये सेमीकोलन नहीं लगाया गया है। ठीक है, ये दिखा रहा है, तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा दोगे फिर रन करोगे तो आप लोगों को एरर नहीं दिखाई देगा। ध्यान से देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आया। या तो आप लोग क्या कर सकते हो, जैसे मान लो कि स्पेलिंग मिस्टेक, मतलब कुछ तो मिस्टेक कर दो, अब देखो फिर से एरर दिखाएगा, क्यों, क्योंकि सिंटेक्स चेंज हो गया ना। अब देखो यहाँ पे फिर से एरर दिखाने लगा। क्या लिखा, आउट लिखा है, मतलब कि यहाँ पे देखो ये वाला ये सिंबल क्या बता रहा है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। क्या होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए। और रन करोगे तो ये क्या होगा, आप लोगों का रन होकर दिखाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कंपाइलर एरर क्या होते हैं, मतलब कि सिंटेक्स एरर क्या होता है। कंपाइलर क्या करता है, सिंटेक्स एरर को फाइंड करने का काम करता है। अगर हमारे सिंटेक्स में कुछ भी मिस्टेक है तो एरर दे देगा, जनरेट कर देगा। ठीक है, लेकिन जब हम इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो इस तरह के एरर नहीं देता। ध्यान से देखो वो किस तरीके का एरर देगा, वो किसी भी सेमीकोलन उन सब चीजों से इसको कोई मतलब नहीं होता। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, 10। ठीक है, ये मैं पाइथन में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अगर पाइथन थोड़ा बहुत आता होगा तो समझेगा, नहीं भी समझता तो कोई बात नहीं। मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ कि इंटरप्रेटर लॉजिकल एरर देता है। देखो ध्यान से देखना, सी इक्वल टू मैं क्या करो, ए डिवाइडेड बाय बी। देखो ए की वैल्यू क्या है, 10 है, तो ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू क्या है, 0। लेकिन हमें पता है ना कि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिस्टेक आएगा। देखो क्या होगा, जैसे मैं इसको प्रिंट सी करूंगा तो ये एरर जनरेट करके देगा, और ये जो एरर होगा ये कैसा एरर है, जीरो डिवीजन एरर। मतलब कि ट्रांसलेटर, सॉरी इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर क्या करता है, लॉजिकल एरर फाइंड करता है। देखो जीरो डिवीजन एरर, मतलब डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल, मतलब कि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक लॉजिकल थिंकिंग थी ना, तो इस ये क्या करता है, ये लॉजिकल एरर को देता है इंटरप्रेटर। ठीक है, अब आप लोग, अब मैं अगर इसे सी प्लस प्लस में लिखूं, सी प्लस प्लस में, तो देखो ये एरर नहीं देगा। ध्यान से देखो, आई मुझे पता है कि आप लोगों को कोड नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आप लोगों को ये चीजें खुद से करने बनेगा। ठीक है, तो मैं जो कर रहा हूँ बस उसको देखो और समझने की कोशिश करो कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो ए इक्वल टू क्या लिखता हूँ, 10।
ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स बहुत मायने रखते हैं। देखो मैं वहां पे बताया नहीं कि ये किस प्रकार का डेटा टाइप है। इंट लिख रहा हूँ मतलब कि एक इंटीजर नंबर है ये, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है। फिर इंट इंट बी इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ मैं 0, ठीक है। फिर एक इंट सी इक्वल टू क्या करता हूँ मैं ए डिवाइडेड बाई बी, फिर सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। और यहाँ पे चीजों को प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सी आउट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सी आउट, ठीक है। मुझे क्या सी आउट करना है, सी आउट सी करना है, ठीक है। देखो अगर आप लोग चाहते हो कि जो लिखा हो वो ही प्रिंट हो तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डबल कोलन लगाते हैं। देखो ध्यान से यहाँ पे डबल कोलन लगा दूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखता हूँ आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, आंसर लिखता हूँ, ठीक है। और फिर देखो आप लोगों को नहीं समझेगा कोई बात नहीं, हम लोग अपने आने वाले लेक्चर में इसे और भी बेहतर तरीके से समझेंगे तो आप लोगों को चीजें समझ में आना चालू होगा। मैं बस आप लोगों को बताता हूँ कि देखो अब ये क्या करेगा, ये कोई एरर नहीं देगा। क्यों, क्योंकि इसके जितने भी सिंटेक्स लिखा हूं ना मैं उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं लिखा हूं, मतलब कुछ भी रोंग नहीं लिखा हूं, ठीक है। तो ये किसी प्रकार का एरर नहीं देगा। देखो ध्यान से, कुछ आउटपुट ही जनरेट नहीं करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सेप्शन, कोई एरर नहीं दिया। क्या बता रहा है, कुछ तो एक्सेप्शन है, ठीक है। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जैसे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में, जब हम क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को ये चीजें और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन देखो कुछ एरर जनरेट नहीं किया, जैसे ही मैं कोई कॉलन मिस्टेक करता था या कुछ भी करता था तो कोई एरर देना चालू करता था। यहाँ पे क्या आता था, कोई एरर दिया, ये देखो क्या एरर है कि यहाँ पे सेमी कोलन मिस्टेक है, तो यहाँ पे सेमी कोलन लगाओगे तो आप लोगों को क्या करेगा, ये एरर नहीं देगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझा होगा, ठीक है। तो अभी मैंने आप लोगों को कंपाइलर और इंटरप्रेटर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं अभी कोड करके आप लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश किया। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझा होगा, ठीक है। हमने सिंटेक्स एरर समझे कि कंपाइलर किस तरह के एरर चेक करता है, वो सिंटेक्स एरर को चेक करता है, और जबकि हमारा इंटरप्रेटर है वो किस तरह के एरर चेक करता है, वो हमारा लॉजिकल एरर और कंडीशनल एरर को चेक करता है। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझा होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और आई होप आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।